Mechanics Mix Part 8 Newton's Law of Motion 3 #No friction. तो guys, in continuation with the series 60 days of lockdown full syllabus breakdown, इस वीडियो में हम मैकेनिक्स से रिलेटेड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड ब्लॉक्स एंड फोर्सेस के कुछ बिना फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद हम फ्रिक्शन पे भी आएंगे, पर पहले हम ये सीख लें कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो चीज़ों को एफिशिएंटली कैसे हैंडल करना है। तो अगर शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले सवाल के साथ। तो यार इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी, जिन्हें कि किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरह से रखा गया है और ब्लॉक ए पे आगे की तरफ एक फोर्स एफ लगाया गया है जिसकी वैल्यू दी हुई है 50 न्यूटन। और अगर मैं बात करूं ए, बी और सी के मासेस की, तो ब्लॉक ए का मास दिया गया है 1 kg, ब्लॉक बी का 2 kg और ब्लॉक 3 का मास है 0.5 kg। तो भाई इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें बतानी है। पहली, फोर्स एक्सर्टेड बाई ए ऑन बी, और दूसरा एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल सी, सॉरी बॉक्स सी। तो भाई आते हैं सोल्यूशन पे। तो यार अगर हम देखें तो इस ब्लॉक ए और ब्लॉक ए के बगल में ब्लॉक बी है और इस पर एक फोर्स लगाया गया है 50 न्यूटन का, और इसके ऊपर ब्लॉक सी है, पर इन दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अब चूंकि फ्रिक्शन नहीं है इसलिए यार ये दोनों ब्लॉक इंडिपेंडेंट एक्ट करेंगे इस तीसरे ब्लॉक सी से। तो और ये जो 50 न्यूटन का फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ब्लॉक को आगे ढकेलेगा, ना कि ऊपर वाली ब्लॉक को, क्योंकि भाई कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। तो सीधे सीधे अगर मैं बात करूँ ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के कंबाइंड एक्सलरेशन की, तो वो हो जाएगा नेट फोर्स दैट इज़ 50 अपॉन नेट मास दैट इज़ 3। तो ये आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एज वेल एज ब्लॉक बी। और अगर बात करें एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक सी की, तो वो क्या है, वो है 0, क्योंकि भाई ब्लॉक सी पे इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अब भाई ये बात अलग है कि जब ये दोनों ब्लॉक आगे निकल रहे हैं तो ग्रेविटी की वजह से इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगे तो उसकी एक्सलरेशन नीचे की तरफ जी होगी। पर वैसे वियर्ड केसेस को यहाँ हम कंसिडर नहीं करेंगे। इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई, सिंपल सी बात है, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, इसलिए ब्लॉक सी पे कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगेगा और इसका एक्सलेशन होगा 0। और भी अगर बात करें फोर्स अप्लाइड बाई ए ऑन बी, तो भी हमें पता है कि जो ब्लॉक बी है वो 50/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे घूम रहा है। और उस वो ऐसा क्यों कर पा रहा है, वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ये जो ब्लॉक ए है वो ब्लॉक बी पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो अगर हम सिंपली मास इंटू एक्सलेशन करें दैट इज़ 2 इंटू एक्सलेशन 50/3, तो ये जो फोर्स आएगा ये वही फोर्स है जो ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे लगाएगा। क्योंकि अगर ब्लॉक बी आगे जा रहा है एक्सलरेशन 50/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और उस पर कोई फोर्स एक्सटर्नल लगता हुआ नहीं दिख रहा है, तो भाई वो आगे सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि ब्लॉक ए जो है ब्लॉक बी पे फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स क्या होगा, सिंपली मास इंटू एक्सलरेशन। तो ये हो गया अपना आंसर पार्ट ए का, और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो भाई आते हैं अगले सवाल पे। तो इस क्वेश्चन में एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है जिसकी इंक्लिनेशन ग्राउंड से 37 डिग्री है। इंक्लाइन प्लेन और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और इस इंक्लाइन प्लेन पे एक 5 किलो का ब्लॉक रखा गया है जो कि ऑब्वियसली नीचे की ओर स्लाइड करेगा, और इन दोनों के बीच में भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि ये सवाल ही है नो फ्रिक्शन पे। और भाई ये जो पूरा का पूरा इंक्लाइन प्लेन है वो आगे की तरफ जा रहा है विथ एन एक्सलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गाइस हमें पता लगाना है फोर्स एफ एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो गाइस अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम के साथ खेलने आता है तो ये क्वेश्चन तो आपसे सेकंडों में हो जाएगा, अदरवाइज भगवान जाने कितना समय लगाओगे आप। तो भाई सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपना फ्रेम चेंज करूँगा। तो यार मैं इस इंक्लाइन प्लेन पे बैठ जाऊँगा। तो अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन पे बैठ गया तो क्या होगा, तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलरेशन अब मुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलरेशन है वो तो भाई ग्राउंड फ्रेम में है, पर मैं तो इंक्लाइन प्लेन पे ही बैठ गया, तो ये एक्सलरेशन मुझे नहीं दिखेगा, बल्कि होगा ये कि स्यूडो फोर्स रोल में आ जाएगा जो कि इस डायरेक्शन में मास इंटू 5 लगेगा। तो यार अगर मैं बात करूँ फ्री बॉडी डायग्राम इस बंदे की 5 किलो वाले की, तो इस पे इधर की तरफ क्या लगेगा, मास इंटू स्यूडो फोर्स दैट इज़ 5 × 5 25। नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg दैट इज़ 5 × 10 50 बस। और नॉर्मल फोर्स जो कि ये इंक्लाइन प्लेन लगाएगा इस पे, इसकी तरफ नॉर्मल फोर्स।
तो गाइज मैं इंटरेस्टेड हूँ इस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू में। तो यार अगर मैं इस नॉर्मल फोर्स के अलॉन्ग इस 25 न्यूटन और 50 न्यूटन वाले फोर्स का कंपोनेंट ले लूँ तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स टू बी 25 sin 37 डिग्री प्लस 50 cos 37 डिग्री। तो भाई ये आएगा अपना नॉर्मल फोर्स जिसकी वैल्यू आएगी 15 + 40 विच इज इक्वल टू 55 न्यूटन। तो भाई ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगा रहा है नॉर्मल फोर्स 55 न्यूटन। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 5 किलो का ब्लॉक है वो उस इंक्लाइन प्लेन पे इस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगा और वही फोर्स हमें निकालना है, दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन द इंक्लाइन प्लेन और वो है 55 न्यूटन। तो भाई एक और क्वेश्चन करते हैं सिमिलर टाइप का, थोड़े मॉडिफिकेशंस के साथ। तो यार इस बार हम क्या करेंगे कि अपना इंक्लाइन प्लेन वो तो है ही है, उनकी उसकी जो इंक्लिनेशन है वो भी उतनी ही है 37 डिग्रीज, पर इस बार एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास दिया गया है 1 kg और इस ब्लॉक की डिस्टेंस इस बेस पॉइंट से इट इज़ 2.1 मीटर। और भाई ये जो अपना पूरा का पूरा इंक्लाइंड प्लेन है वो एक एलिवेटर में है और जो एलिवेटर है वो नीचे की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो भाई इस केस में हमें बताना है टाइम टेकन t बाय द ब्लॉक टू रीच टू द बॉटम फ्रॉम दिस पॉइंट। तो भाई इस क्वेश्चन में विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जी इफेक्टिव, क्योंकि यार पिछले कई क्वेश्चन में मैंने इस पे डिस्कशन किया है कि अगर पूरा पूरा सिस्टम मोशन में है तो अगर हम जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट लगाएं तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। और ये जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट और रेलेवेंट हो जाता है अगर सिस्टम की एक्सलरेशन की जो डायरेक्शन है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। तो या गाइस इस केस में ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और इस बंदे का इस सिस्टम का एक्सलरेशन है नीचे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूँ इफेक्टिव जी की तो वो क्या होगा, वो होगा इस जो एक्सलरेशन है उसको उल्टा करके ग्रेविटी में जोड़ना है। तो अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो ऊपर की तरफ आएगा 3, तो नीचे 10 ऊपर 3, तो मतलब नीचे की तरफ 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया आपका जी इफेक्टिव। तो भाई इसका मतलब कि अगर मैं बात करूँ इस 1 kg ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम की तो इस पर सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ ग्रेविटी एक्ट करेगी, दैट इज़ एम जी इफेक्टिव। और यार अगर बात हो रही है कि इस ब्लॉक को इस इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग आना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन के फोर्स से मतलब है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, एम जी साइन ऑफ 37 डिग्रीज, इसको मैं डिवाइड करूँ एम से तो ये हो गया अपना एक्सलरेशन। तो यार एक्सलरेशन आ गया जी साइन 37। और भाई डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस है 2.1। तो भाई अगर मैं s इक्वल्स टू हाफ AT² यहाँ पे यूज़ करूँ तो s की वैल्यू हो गई 2.1 विच इज इक्वल टू हाफ, एक्सलेशन हो गया 7 इंटू साइन 37 इंटू t²। तो गाइस ईजिली यहाँ से टाइम t की वैल्यू निकल जाएगी और अगर आप फर्दर कैलकुलेशन को आगे ले जाएं तो टाइम t की वैल्यू जो निकल के आएगी इट इज़ 1 सेकेंड। तो भाई लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई इस क्वेश्चन में एक लिफ्ट है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, टोटल मास ऑफ द लिफ्ट प्लस जो भी उसके अंदर है वो दिया गया है 1500 kg और भाई इसका स्पीड वर्सेस टाइम टी ग्राफ हमें दिया गया है, लिफ्ट का स्पीड v वर्सेस टाइम t। तो गाइस इस ग्राफ से हमें ये कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द टेंशन t इन द रोप विच इज पुलिंग द लिफ्ट अपवर्ड्स एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 11 सेकेंड। और भाई इसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सलरेशन फॉर द लिफ्ट ड्यूरिंग इट्स इंटायर मोशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 12। तो भाई सबसे पहले तो हमें पता लगाना है टेंशन t फॉर टाइम 1 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 11 सेकेंड। तो यार अगर मैं बात करूँ 0 से 2 सेकेंड तक, तो 0 से 2 सेकेंड तक लिफ्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है विथ अ कांस्टेंट रेट। और अगर मैं उस रेट की बात करूँ तो वो आएगा a विच इज़ 3.6/2
विच इज़ 1.8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि t=0 से t=2 तक उसकी एक्सलेशन दी हुई है 1.8 मीटर पर सेकंड। फिर अगर मैं बात करूँ टाइम t=2 से t=10 सेकंड तक, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सलेशन क्या होगा, 0। और फिर अगर मैं बात करूँ t=10 से t=12 तक के लिए, तो फिर से वेलोसिटी ड्रास्टिकली घट रही है और उसी रेट से घट रही है जिस रेट से बढ़ रही थी। तो इस बार जो एक्सलेशन है वो हो जाएगा -1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गाइस लेट अस अज्यूम कि एक्सलेशन की डायरेक्शन ये है। तो अगर मैं इस लिफ्ट के फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूँ, तो इस पर ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन T, नीचे की तरफ लगेगा mg दैट इज़ 1500 g। तो अगर मैं t=1 की बात करूँ तो यार एक्सलेशन की वैल्यू ये है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा t - 1500 g इज इक्वल टू मास m इंटू एक्सलेशन a। तो यहाँ से यार हमें a पता है 1.8, मास पता है, g पता है 10, तो टेंशन t की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वो आएगी 17700 न्यूटन। तो गैस कैलकुलेशन पार्ट आप करिए और इस आंसर को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियाँ हों, पर मुझे कॉन्सेप्ट से ज़्यादा मतलब है। तो खैर आते हैं दूसरे पार्ट पे, दैट इज़, तो यार ये तो हो गया पहली बात एट t=1। तो अब आते हैं t=6। तो अगर t=6 की बात करें तो वो इस बीच आता है, और इस बीच एक्सलेशन की वैल्यू क्या है, 0। तो अगर एक्सलेशन 0 है तो सिंपली t=1500 g, एज सिंपल एज दैट। तो अगर टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 15,000 न्यूटन फॉर t=6। तो अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, दैट इज t=11। तो अगर मैं बात करूँ t=11 सेकंड की, तो यार वो इस पार्ट की बात हो रही है, और इस पार्ट में एक्सलेशन क्या है, -1.8 मीटर पर सेकंड। तो यार इसी इक्वेशन में अगर मैं एक्सलेशन की वैल्यू -1.8 पुट करूँ, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ t टू बी 12300 न्यूटन। तो गाइस तीनों केसेस में हमने टेंशन निकाल लिया। अब हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सलरेशन पे। तो यार अगर बात हो रही है एवरेज वेलोसिटी की, तो गाइस एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा इंटीग्रल v dt डिवाइडेड अपॉन बाई इंटीग्रल dt। तो अगर हम बात करें इंटीग्रल v dt की, तो ये क्या है, ये है इस पूरे कर्व का एरिया, मतलब एरिया बिटवीन v एंड t। तो यार ये एक ट्रेपेजियम है और इसका एरिया आप काफ़ी आसानी से निकाल लोगे। तो गाइस इस ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा वो आएगा 36 मीटर, और अगर मैं 36 मीटर को इंटीग्रल dt दैट इज़ 12 से डिवाइड करूँ, तो आई गेट दी वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू बी 3 मीटर पर सेकंड। तो यार अगर आप सोच रहे हो कि यार एरिया 36 मीटर कैसे आ गया, तो भाई मीटर ऐसे आ गया क्योंकि हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यार जो यूनिट आएगा वो मीटर ही आएगा। तो अब आते हैं अगले पार्ट पे, दैट इज़ एवरेज एक्सलरेशन। तो यार एवरेज एक्सलरेशन होता है नेट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड अपॉन बाई टोटल टाइम। तो यार अगर मैं बात करूँ नेट चेंज इन वेलोसिटी की, तो वो क्या है, 0। नेट चेंज तो भाई 0 ही होगा। अगर आप इस बारे में अनसर्टन है तो एक बार ग्राफ को रेफर करो, और टाइम हो जाएगा 12। तो खैर फ़र्क नहीं पड़ता, एवरेज एक्सप्रेशन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0, एंड दैट्स द आंसर। तो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ये एक दीवार है, और इस दीवार से सटा हुआ एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, और इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे एक इंक्लाइंड ट्रक दिया हुआ है जिसके ऊपर एक वेट W रखा गया है, और इस वेट को इस स्ट्रिंग के ज़रिए इस दीवार से बांधा गया है कुछ इस तरह से। ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है 30 डिग्री। तो गाइस अगर इस पॉइंट पे अगर हम इस डायरेक्शन में कोई एक फोर्स F लगाएं, और हम चाहते हैं इक्विलिब्रियम फॉर द सिस्टम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स F। और भी कहा जा रहा है कि कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। तो भाई अगर मैं इस फिगर को एक बार ऑब्जर्व करूं, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये जो W वेट है उस पर नीचे की तरफ अर्थ का फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग और एक इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। और जो कंपोनेंट इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है, उस कंपोनेंट का कंपोनेंट अलॉन्ग दिस हॉरिजॉन्टल विल पुश दिस इंक्लाइंड कार्ट टुवर्ड्स राइट। और अगर हम चाहते हैं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो उतना ही फोर्स हमें लेफ्ट में लगाना होगा। तो यार अगर मैं बात करूँ फोर्स F के वैल्यू की, तो इट विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। तो यार अगर मैं बात करूँ इस फोर्स की, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली W cos थीटा। तो भाई W cos थीटा है
फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। अब भाई ये जो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा उसी को हमें बैलेंस करना है। तो अगर इस फोर्स को मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ूं तो ये हो जाएगा इस इतना फोर्स इनटू साइन थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो सिंपली का इस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी ये। तो यहाँ पे आप W की वैल्यू W ले लो और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर। प्रीटी सिंपल। तो गाइस कमेंट करके बताओ कि जितने क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए उसमें से आपसे कितने क्वेश्चन बने। और एक बात और, आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखे इस वीडियो से। व्हाट आर योर टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो। क्योंकि भाई अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आप एक सच्चे जेई एस्पिरेंट हो तो आप ज़रूर अपना फ़ायदा करवाना चाहते हो। और इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपने जो भी चीज़ें सीखी उसे एक बार रिकॉल करो मेमोरी में और कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में और अच्छे से फिक्स हो जाए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और सवाल करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन।